के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज इतवार का दिन मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपकी ज्योतिष ज्ञान के संबंध में कोई भी शंका हो उसका समाधान करने के लिए, और इसके अतिरिक्त अगर आप कोई व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी उसका आंसर देने के लिए। और अगर कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है जिसके बारे में प्रश्न आप पूछना चाहते हैं उसका मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ अगर देंगे तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। पिछले हफ्ते एक प्रश्न किया था पंकज शर्मा जी ने नीरज शर्मा जी के बारे में, और उस दिन क्योंकि उनका प्लेस ऑफ बर्थ मुझे नहीं दिया था तो इसलिए मैं उत्तर नहीं दे पाया था। उन्होंने पूछा है कि नीरज शर्मा जी कोई व्यापार करना चाहते हैं अपने 3 पार्टनर के साथ में, तो उनको व्यापार शुरू करना चाहिए और वो व्यापार कैसा रहेगा। मैं जो उन्होंने बर्थ डिटेल मुझको दिया है उसको मैंने देखा, और देखने के बाद जो हम लोग सातवें भाव से बिजनेस के बारे में देखते हैं, पार्टनर के बारे में देखते हैं, और सातवें भाव का स्वामी जो सूर्य है वो इनकी जन्मपत्री में उच्च का बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। और जो सातवां घर है उसका भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। और इस समय जो इनकी विंशोत्तरी दशा चल रही है वो शुक्र में, इस समय शुक्र में बुध की दशा चल रही है, तो ये दशा बहुत शुभ है। और जो गोचर है ग्रहों का वो भी बहुत शुभ है इस समय। तो मैं तो कहूँगा कि अगर ये करना चाहते हैं तो व्यापार शुरू करें, इसमें इनको सफलता मिलेगी और किसी तरह की कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ती ज्योतिष के हिसाब से। तो ये बहुत ही एक शुभ समय है व्यापार करने का। बट मैं एक सलाह देना चाहूँगा ज्योतिष के नाते कि अभी जो है 2 ग्रह बहुत जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट होते हैं हमारे लिए, बृहस्पति और शनि वक्री चल रहे हैं इस समय, और सितंबर के एंड तक वो डायरेक्ट हो जाएंगे, फिर उनका जो सीधी गति शुरू हो जाएगी। तो ये सलाह ये होगी कि वो सितंबर के एंड तक वेट करें, और जो भी नया काम शुरू करना है सितंबर अक्टूबर में शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जब वक्री प्लैनेट होते हैं उनकी दशा में कोई भी काम शुरू किया जाता है तो उसका फिर वापस उल्टा होने के चांसेस होते हैं, वापस सक्सेस उसमें नहीं मिलती। तो अक्टूबर में अगर ये शुरू करेंगे, क्योंकि सितंबर के एंड तक 28 सितंबर तक दोनों प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न डायरेक्ट हो जाएंगे, जो वक्री चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और फिर कोई मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। उसके बाद जो भी काम करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं पिछले हफ्ते से कई लोगों ने मुझको फ़ोन किया, और काफ़ी लोगों ने एक ही सवाल मुझसे पूछा, और बहुत सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के टाइम में, जबकि हम आजकल कोविड-19 पैंडेमिक से पूरा दुनिया जूझ रही है। हम लोग सब पिछले 4.5 महीने से घर पर बैठे हुए हैं, और बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल बंद है, बड़े लोग हैं ऑफिस से ऑनलाइन काम कर रहे हैं, और बहुत लंबा समय हो गया है, और सब लोग इतने ज़्यादा एक परेशान हो गए हैं, इतने ज़्यादा बोर हो गए हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तो काफ़ी महिलाओं ने एक प्रश्न किया कि बच्चे दिन भर ऑनलाइन काम करते रहते हैं और इतने ज़्यादा बोर हो जाते हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनका मन पढ़ाई से बिल्कुल भी ऊब गया है। और ये समस्या बच्चों की नहीं है, बड़ों की भी है, बड़े भी सब लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि ऑनलाइन शायद जो ऑफिस जाते थे उससे भी ज़्यादा उनको काम करना पड़ रहा है, लगातार काम करना पड़ रहा है, और वो बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो सबकी समस्या एक ही है कि क्या ज्योतिष में आप कोई इसका उपाय बता सकते हैं? ज्योतिष हमारा कैसे मदद कर सकता है इस चीज़ के लिए जो आज की समस्या है, सबकी है, बच्चों की भी है और बड़ों की भी है। मैं कहूँगा कि ज्योतिष इस मामले में आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकता है। कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि पूरी जो दुनिया है 5 तत्वों से बनी है।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 तत्वों से बनी है। और ज्योतिष में कहा गया कि ये तत्व कुछ कुछ समय के लिए रूल करते हैं टाइम के हिसाब से। और जो इन तत्वों का समय है वो सबका अलग अलग है। पृथ्वी जो है वो तत्व 6 मिनट के लिए रूल करता है। जल तत्व 12 मिनट के लिए रूल करता है। अग्नि तत्व 18 मिनट के लिए रूल करता है। वायु तत्व 24 मिनट के लिए रूल करता है। और आकाश तत्व 30 मिनट के लिए रूल करता है। तो अगर हम इन सबको जोड़ें तो हम ये देखेंगे कि ये साइकिल है 5 तत्वों का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का। ये एक साइकिल 90 मिनट में या 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट होता है। और ये भी कहा गया कि देखिए, ज्योतिष में जो दिन की शुरुआत होती है वो सूर्योदय से होती है, ना कि मिडनाइट से, जैसा कि हम इंग्लिश कैलेंडर में देखते हैं। तो जैसे ही सूर्य निकलता है, जो सूर्योदय का समय होता है, उस समय दिन की शुरुआत होती है। और उस समय जो पहला तत्व होता है वो दिन के जो स्वामी होता है उसके लॉर्ड के हिसाब से होता है। जैसे कि अगर हम कहें कि सोमवार के दिन, मंडे के दिन जो पहला तत्व होगा जल तत्व होगा। और जल तत्व के बाद, जल तत्व 12 मिनट के तक रूल करेगा सनराइज के बाद। उसके बाद अग्नि 18 मिनट तक करेगा। फिर वायु 24 मिनट तक करेगा। फिर आकाश 30 मिनट तक करेगा। और उसके बाद पृथ्वी 6 मिनट तक। तो ये 90 मिनट का जो चक्र है वो समाप्त हो जाएगा। और 90 मिनट के बाद ये चक्र रिपीट होता रहता है। अगर हम मंगल का दिन लें तो मंगल के दिन जो पहला तत्व होता है वो अग्नि तत्व होता है। और अग्नि तत्व जो है वो 18 मिनट के लिए रूल करता है। अग्नि के बाद वायु तत्व होगा 24 मिनट के लिए। फिर आकाश तत्व होगा 30 मिनट के लिए। फिर पृथ्वी तत्व होगा 6 मिनट के लिए। और जल तत्व होगा 12 मिनट के लिए। फिर ये जैसे ही 90 मिनट्स का ये सर्किल पूरा होगा, उसके बाद ये तत्व रिपीट होते रहते हैं। ये साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है। ऐसे ही अगर हम बुध को देखें, वेडनेसडे के दिन को देखें, तो वेडनेसडे के दिन जो पहला तत्व होता है वो पृथ्वी तत्व होता है। तो पृथ्वी 6 मिनट, जल, अग्नि, वायु, आकाश 90 मिनट का साइकिल हुआ। और उसके बाद ये साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है। बृहस्पति के दिन जो पहला तत्व होता है वो आकाश का होता है। आकाश जैसे ही सूर्योदय होता है तो आकाश सूर्योदय के बाद 30 मिनट तक रूल करता है। उसके बाद पृथ्वी 6 मिनट, जल 12 मिनट, अग्नि 18 मिनट और वायु 24 मिनट। तो ये 90 मिनट का जो चक्र है पूरा हो जाता है। और फिर ये चक्र बार बार रिपीट होता रहता है, दोहराता रहता है। शुक्र के दिन देखें तो पहला तत्व जल तत्व होता है। और उसी सीक्वेंस में ये सारे तत्व जो है वो रिपीट होते रहते हैं। और शनि के दिन जो है पहला तत्व वायु तत्व होता है। फिर दूसरा तत्व आकाश, फिर पृथ्वी, जल, अग्नि। जैसे मैंने कहा कि हर किसी का टाइम फिक्स्ड है। पृथ्वी का 6 मिनट है, जल 12 मिनट है, अग्नि 18 मिनट है, वायु 24 मिनट है और आकाश 30 मिनट है। तो इस तरह से ये शनिवार के दिन अगर हम सूर्योदय से शुरू करें तो ये चक्र 90 मिनट तक चलेगा। और 90 मिनट तक जब ये चक्र पूरा हो जाता है तो फिर ये साइकिल रिपीट होता रहता है। ऐसे ही इतवार के दिन, संडे के दिन जब सूर्योदय शुरू होता है तो सूर्योदय के इमीडिएटली बाद जो पहला तत्व शुरू होता है वो अग्नि तत्व होता है। और अग्नि के बाद वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। 90-90 मिनट के ये साइकिल होते हैं। और 90 मिनट के बाद ये साइकिल रिपीट होता रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके रिपीट होने से क्या फर्क पड़ता है। तो कहा जाता है कि जब ये चक्र 90 मिनट तक चलता रहता है, उतने टाइम तक हम किसी की भी चीज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम किसी की चीज के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर, किसी भी ध्यान के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर एक कंसंट्रेशन कर सकते हैं। बट जैसे ही ये 90 मिनट का चक्र पूरा होता है, हमें बोर्डम शुरू हो जाती है। हम परेशान होने लगते हैं कि अब क्या करें। हमारा जो ध्यान है, जो कंसंट्रेट हो रहा था, वो एकदम से चटने लगता है। और बहुत ही एक ज्योतिष में कहा गया, बहुत ही एक सिंपल उपाय है कि आप 90 मिनट तक जो भी काम करना हो खूब मन लगा कर करिए, आपका ध्यान बहुत अच्छा केंद्रित रहेगा। लेकिन 90 मिनट के बाद जस्ट फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, आई एम नॉट सेइंग कि आप आधा घंटा 1 घंटे का गैप दीजिए, सिर्फ थोड़े से सेकंड के लिए उस चीज से अपना ध्यान हटा लीजिए पूरी तरह से। एंड सिर्फ
फ्यू सेकंड के लिए आप पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, कुछ मंचिंग के लिए हो मंचिंग कर लीजिए, कुछ खा लीजिए, कुछ थोड़ा सा उठ जाइए उस जगह से, एंड अगेन यू सिट फॉर द सेम पर्पस, एंड आप देखेंगे कि फिर दोबारा से आपका ध्यान केंद्रित होने लगता है, आप फिर फुल कंसंट्रेशन के साथ उस चीज पर काम कर पाते हैं। तो बहुत एक ज्योतिष ने कहा बहुत सिंपल उपाय है कि आप किसी भी चीज के लिए सिर्फ 90 मिनट तक उसके ऊपर ध्यान अपना केंद्रित कर सकते हैं, और जैसे ही ये साइकिल पूरा होता है आपको बोर्डम शुरू हो जाती है, आप परेशान होने लगते हैं, आपका जो कंसंट्रेशन है वो नहीं रहता, जो ध्यान आपका केंद्रित था वो टूट जाता है। तो एक बहुत छोटा सा उपाय है, इस सभी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, या जिंदगी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये छोटा सा उपाय करेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो कई गुना बढ़ सकती है जरा से छोटे से उपाय करके। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 90 मिनट के बाद थोड़ा सा उठ जाना है, जिस चीज पर आपका ध्यान केंद्रित था उसको जरा सा वहां से डाइवर्ट करना है। और आप देखेंगे कि अगर आप ऐसा करेंगे, बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो कई गुना बढ़ जाएगी, और आप देखेंगे कि आप फिर दोबारा से फुल कंसंट्रेशन के साथ उस विषय पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। कितना एक छोटा सा उपाय है, और ज्योतिष का सिद्धांत है कि जैसे ये 5 तत्वों का साइकिल कंप्लीट होता है, जब तक ही आप अर्थात 90 मिनट तक आप किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है आपका ध्यान नहीं लगता उस चीज के ऊपर, आपको सिर्फ छोड़े कुछ सेकंड के लिए वहां से अपने ध्यान को हटाना है आफ्टर एवरी 90 मिनट्स, and then you see that your efficiency will increase manifold, you will be a wonderful person। आप कहेंगे कि मेरा ध्यान फिर लगने लगा, जो बोर्डम उसको होती थी वो सब खत्म हो गई। और एक चीज और भी बताऊं मैं कि जो भी तत्व हैं, जब भी कोई भी तत्व रूल करता है, जो मैंने कहा कि जो साइकिल है, जो टाइम आपको बताया, हर दिन पहला तत्व किस एलिमेंट का होगा वो भी आपको बताया। तो जब एक तत्व रूल करता है, अगर आप हॉस्पिटल में जाइए या बर्थ देखिए, तो आपको ताज्जुब होगा कि जब एक तत्व रूल करता है तो एक ही सेक्स के बच्चे पैदा होंगे उस टाइम, दूसरे सेक्स के बच्चे पैदा नहीं हो सकते। जैसे कि जब अगर ये अग्नि तत्व रूल करता है या आकाश तत्व रूल करता है, तो आप हमेशा देखेंगे कि, या पृथ्वी तत्व रूल करता है तो मेल चाइल्ड ही बॉर्न होते हैं उस टाइम। और जब वायु तत्व रूल करता है या जल तत्व रूल करता है उस समय सिर्फ फीमेल बर्थ होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान, हम जब फैमिली में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, और हमें ये लगता है कि आज सबके लड़का हुआ, आज सबके लड़की हुई। वो इसलिए नहीं कि एक कॉन्सिडेंस था, वो इसलिए कि ज्योतिष में कहा गया कि जब भी कोई भी तत्व एक रूल करता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उस टाइम में एक ही सेक्स के बच्चे पैदा हो सकते हैं, दूसरे सेक्स के बच्चे पैदा नहीं हो सकते। तो हम अगर इस तत्व थ्योरी को और जो ज्योतिष में साइकिल बताया गया उसको अगर अपनाएंगे तो हमें बहुत फायदा होगा, और हम अपनी एफिशिएंसी को, अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि हर 90 मिनट के बाद जिस विषय पर आपका ध्यान केंद्रित है वहां से आप हटा लीजिए, और थोड़ा सा कहीं और डाइवर्ट कर लीजिए। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि इट हैज टू बी डन फॉर few minutes or even half an hour, no, it has to be done only for few seconds, और कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे कमाल हो रहा है आपके साथ, आपकी एफिशिएंसी या आपका जो कंसंट्रेशन है वो दोबारा से फिर शुरू हो गया उसी चीज के लिए। तो ये एक था, जो काफी लोग परेशान हैं आज के पैंडेमिक से, काफी लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया था, तो मैं सोचा मैंने कि आपको बताऊं, और इसका डेफिनेटली अगर आप यूज करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। एक प्रश्न और भी पूछ रहे थे लोग मुझसे काफी कि ज्योतिष में बहुत सारे प्लैनेट होते हैं, और अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करें जो हम लोग हिंदू एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं, तो हमने 9 प्लैनेट को कंसिडर किया, 9 ग्रहों को हम कंसिडर करते हैं। उसमें सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है और राहु केतु है।
और लोग कहते हैं कि जो सन है या सूर्य है उसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई, उसका इतना महत्व क्यों है, या आप हमें बताइए कि जो सूर्य प्लैनेट है वो आपकी लाइफ से किस किस चीज़ों से कनेक्टेड है, किन किन चीज़ों का वो सिग्निफिकेटर है, किन किन चीज़ों का कारक है, और हमारी लाइफ में किन किन चीज़ों को दर्शाता है। तो मेरा उद्देश्य था कि आपको जानकारी दूं, बिकॉज सूर्य एक इतना एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है आपकी लाइफ के लिए कि आपको जानना चाहिए कि सूर्य से हम क्या कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष में प्लैनेट्स को एक प्लैनेटरी कैबिनेट से कंपैरिजन किया गया, और उससे हमें बहुत अच्छा एक असेसमेंट होता है कि कौन सा प्लैनेट हमारे लिए क्या कर सकता है। और बहुत ही एक सिंपल सी एग्जांपल है, वो आप हर प्लैनेट के लिए समझ सकते हैं, हर ग्रह के लिए समझ सकते हैं कि छोटा सा एक प्लैनेटरी कैबिनेट है, एक राज्य है। राज्य में क्या होता है, राजा होता है पहले, और राजा का दर्जा दिया गया सूर्य को। सूर्य को हमने कहा प्लैनेटरी कैबिनेट में सन इज ए किंग। फिर रानी होती है, तो ये कहा गया कि जो प्लैनेटरी कैबिनेट है उसमें जो मून है या चंद्रमा है वो रानी है। फिर मंगल को कहा, मंगल सेनापति है, कमांडर इन चीफ है। वही रोल इन ग्रहों का है। आपको समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, एक बार जब आप एक कंपैरिजन आप समझ लेंगे कि मंगल जो है वो सेनापति है। बुध क्या है, बुध प्रिंस है, राजकुमार है, बच्चा है, राजा रानी का बच्चा है, राजकुमार है। और जो बृहस्पति और शुक्र हैं, ये दो ग्रह, ये दो ग्रहों को कहा ये राजा के मंत्री हैं। राज दरबार में ये दोनों प्लैनेट मंत्री हैं, और इनका आप रोल समझिए, अलग अलग रोल है दोनों का, दोनों इक्वल मंत्री नहीं है। उसमें कहा कि जुपिटर का जो रोल असाइंड है इन द स्टेट, वो है कि आप राजा को सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के बारे में सलाह देंगे, या वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आपके राज्य में स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ होनी हैं या जो हो रही हैं उसके बारे में आपको राजा को एडवाइस करना है। उसका जो गुरु का रोल सिर्फ इतना है। बट वीनस जो है वो अ, मंत्री है, जो मेन मिनिस्टर होता है, जिसे हम नंबर 2 कहते हैं इन पोजीशन, और वो है राजा का मेन मंत्री। वो राजा को हर चीज़ में, हर चीज़ के बारे में सलाह दे सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ही इज़ लाइक नेक्स्ट टू द किंग। किंग के इमिडिएटली बाद जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरे राज्य की तरफ है। और सन को कहा गया कि सन जो सॉरी सैटर्न को, शनि को, शनि वहाँ पर नौकर है। शनि जो है राज दरबार में नौकर का काम कर रहा है। और राहु केतु जो है वो एक छाया ग्रह हैं, उनको हम प्लानिट नहीं मानते। बट अगर माइथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब अमृत का जब घड़ा निकला तो उसको पीने के लिए देवता लोग बैठे हुए थे लाइन में, और धोखे से वहाँ पर एक राक्षस भी बैठ गया। और जब पता लगा देवताओं को कि राक्षस धोखे से बीच में बैठ गया है, तो उन्होंने देवताओं ने उसका जो है बीच में से 2 पोर्शन कर दिए, उसको मार दिया। और जो अपर पोर्शन था, जिसने अमृत पान कर लिया था, वो राहु था, और जो नीचे का पोर्शन था वो केतु था। ये हमने माइथोलॉजी में कंपैरिजन किया। अपर पोर्शन, जैसे मैंने कहा कि जो राहु था उसने अमृत पान कर लिया था। अमृत पान करने का मतलब ये होता है कि पर्सन बिकम्स लाइक ए गॉड। जो ईश्वर कर सकता है वो वो पर्सन भी कर सकता है। तो इसका मतलब कि जो राहु ग्रह है, जिसके बारे में तरह तरह की धारणाएं हैं, हमें समझना पड़ेगा कि राहु जो है अमृत पान कर चुका है। भले ही वो राक्षस हो, लेकिन उसने अमृत पी लिया था। और अमृत पी लिया तो इसका मतलब राहु इज कैपेबल ऑफ गिविंग यू ऑल गुड थिंग्स आल्सो। जो एक गुरु दे सकता है आपको, वही सब चीजें आपके जीवन में राहु दे सकता है। बट राक्षस है तो वो बुरा भी कर सकता है, बट अच्छा करने की भी कैपेबिलिटी उसके अंदर है। बट जहाँ तक केतु का प्रश्न है, केतु के पास कोई भी मटेरियल गेन देने के लिए नहीं है आपको। केतु इज बेसिकली ए स्पिरिचुअल प्लैनेट, एक आध्यात्मिक ग्रह है। अगर केतु की दशा में अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको लाइफ में कुछ मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और
अगर आपका ध्यान धर्म ध्यान में लगा रहेगा या स्पिरिचुअलिज्म की तरह लगा रहेगा, तब कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती एक्चुअली में। बट केतु से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ प्लैनेट आपको देने वाला है। और इसीलिए जब आपने देखा होगा कि जब केतु की दशा चलती है तो नेटिव को या व्यक्ति को लाइफ में कोई मटेरियल गेन नहीं होते हैं। अब हम प्रश्न कर रहे थे कि लोगों ने ये कहा कि आप सूर्य के बारे में बताइए कि सूर्य प्लैनेट की क्या स्थिति है ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे कि जैसा मैंने कहा कि सूर्य जो है राजा है। राजा मीन्स कि इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जो भी हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट सन है या सूर्य है। और वैसे भी देखें कि सोलर सिस्टम में सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सोलर सिस्टम के अंदर सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और जिसके चक्कर लगा रहे हैं सारे लोग, तो नेचुरली ही इज ए वीआईपी, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। वो ही ज्योतिष में है। और हमने कहा कि राजा है। राजा मीन्स कि द पर्सन हु इज गेटिंग ए वेरी हाई स्टेटस, पर्सन हु इज गेटिंग एन अथॉरिटी, जिसके पास अधिकार है या स्वामित्व है किसी भी चीज का, तो वो राजा हो गया। तो इसीलिए कहा कि जो सन जिनका स्ट्रांग होता है, सन जिनका वेल प्लेस्ड होता है, सच नेटिव्स दे गेट ए वेरी हाई स्टेटस इन द प्रोफेशनल लाइफ। उनका जो प्रोफेशनल स्टेटस होता है बहुत हाई होता है। इसके बाद जो हमारा शरीर है, शरीर के अगर हम तीन पार्ट करें कि बॉडी, फिजिकल बॉडी, माइंड एंड सोल, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमारी आत्मा है, सोल है। और सोल को ही सन रिप्रेजेंट भी करता है। कहते हैं कि सन जो है आत्मा का कारक होता है। और आत्मा का कारक होने का क्या मतलब हुआ कि इट बिकम्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर यू, क्योंकि आत्मा ही एक ऐसी चीज है जो परमानेंट आपके साथ में है, उसका कभी विनाश नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसका भी सूर्य आपने जन्म पत्री में या हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड होता है, तो वो लोग अपने सोल लेवल पर बहुत अच्छे इंसान होते हैं। ऐसे नहीं कि दिखाने के लिए, एट सोल लेवल आत्मिक रूप से बहुत एक अच्छे इंसान होते हैं। अच्छे इंसान होने का मतलब क्या हुआ आत्मा के रूप में, कि वो कभी किसी को गलत काम नहीं करेंगे, कभी किसी को धोखा नहीं देंगे, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, कभी किसी को परेशान करने का उनका इंटेंशन नहीं होगा कभी भी जो है। तो एक बहुत ही एक अच्छे इंसान मैं कहूँगा कि बहुत जिसकी ज़रूरत है आजकल, ऐसे इंसान होते हैं जिनका कि सूर्य जो है बहुत स्ट्रांग होता है या हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड होता है। तो इसलिए क्योंकि सूर्य का संबंध हमारी आत्मा से है, और आत्मा के रूप में एक अच्छे इंसान का होना बहुत बड़ी बात है। और जिनका भी सूर्य होता है, मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको कोई डीलिंग करना है उनके साथ, आप आंख बंद करके करिए, और यू आर रेस्ट अश्योर्ड कि आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे ऐसे लोग जो है। और जिनका सूर्य खराब होगा वो आपको धोखा देंगे, वो आत्मा से अच्छे इंसान नहीं होते। तो इसलिए अगर आपके हॉरोस्कोप में सूर्य का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, इसका मतलब एट द सोल लेवल यू आर ए वंडरफुल पर्सन। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें जो है ऐसे इंसान के साथ डील करने में। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपकी किसी अगर फीमेल को शादी करनी है, और हम लोग बहुत ज्योतिषियों के पास जाते हैं, हॉरोस्कोप मैच करो, ये करो वो करो, और फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बहुत बार हम कहते हैं कि हमने इतना मैचिंग कराया लेकिन जो रिजल्ट मिलने चाहिए थे नहीं मिले। मैं कहता हूँ कि ऐसा लड़का तलाश करें जिसका कि सूर्य बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो। तो वन थिंग इज रेस्ट अश्योर्ड दैट ही इज ए वंडरफुल पर्सन एट द सोल लेवल। और आपको क्या चाहिए, आपके साथ कभी कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। और जैसा मैंने कहा कि सन रिप्रेजेंट्स स्टेटस, स्टेटस है प्रोफेशनल स्टेटस। प्रोफेशनली ही विल बिलोंग टू ए द प्रोफेशन ऑफ हाई अथॉरिटी, और इसका मतलब बहुत अच्छा प्रोफेशन होगा। इसके अलावा जो हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता है, वो हमारा फादर होता है, पिता होता है। और सन हमारे पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। और पिता को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ कि सन अगर वेल प्लेस्ड है,
It means you belong to a good family. You belong to a rich family. Your father is a rich living person. और जैसे हम कहा करते थे पहले कि he or she is born with a silver spoon in the mouth, उसका अर्थ यही हुआ करता था कि you are born in a rich family, your father is a rich living person. तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जिसका भी सूर्य अच्छा होगा, that person belongs to a good family, he belongs to a rich family, his father is a rich person. और क्या चाहिए आप? इसके अतिरिक्त जो हमारे बॉडी का जहाँ तक सवाल है, बॉडी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपका दिल है, वो आपका हार्ट है। और सन हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और आपको ताज्जुब होगा कि मुझे ध्यान है कि 2010 में एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी की थी अबाउट हार्ट पेशेंट इन द वर्ल्ड। तो उसमें पता है आपको क्या पाया उन्होंने? आपको बहुत ताज्जुब होगा ये सुनकर। पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी हार्ट पेशेंट हैं, वर्ल्ड के अंदर जितने भी हार्ट पेशेंट हैं, उनका 60%, 60% भारत में है। और कहा कि इंडिया इज गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ द हार्ट पेशेंट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज व्हाट WHO सेड। और भी उन्होंने निष्कर्ष निकाले, और भी प्रेडिक्शन किए। और आपको ताज्जुब होगा, उन्होंने कहा कि कुछ साल के अंदर भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, छोटे से लेके बड़ा तक, जो हार्ट की प्रॉब्लम से प्रभावित ना हो। दिस इज सच ए सीरियस प्रॉब्लम। और शायद उन्होंने रीज़न भी दिए बहुत सारे कि पर्टिकुलरली भारत में हम लोगों का खाना पीना ठीक नहीं है। हम लोग यहाँ पर लोग टबैको या तंबाकू लोग बहुत खाते हैं, शराब बहुत लोग पीते हैं, और बहुत ही एक एक्टिव लाइफ नहीं होती लोगों की। हर तीसरा व्यक्ति ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, हर तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है। तो उन्होंने कारण दिए बहुत सारे, जो है ठीक है कारण है, बट द अल्टीमेट इन्फ्लुएंस इज दैट everyone in India, whether it's a child or an old person, going to suffer from the heart problem. तो जब इतनी सीरियस प्रॉब्लम है और हम ज्योतिष में इतना सिंपल उपाय, और सन हमारा जो सूर्य है वो हमारे हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज हार्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। तो हमारे हार्ट को वो रिप्रेजेंट करता है। तो पहली चीज़ तो ये हुआ कि जिनका सन या सूर्य वेल प्लेस्ड होता है, the heart is vibrant, they can never have any heart problem, हार्ट प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। पहली चीज़ तो यह है कि जन्म के समय आपको पता लग गया कि ये व्यक्ति हार्ट प्रॉब्लम से प्रभावित होने वाला है या नहीं है। कोई भी विज्ञान हो, कोई भी मेडिकल साइंस हो, जन्म के समय आपको नहीं बता सकते कि आप इस बीमारी से पीड़ित होने वाले हैं। ये एक ज्योतिषी है, यही एक ऐसा ज्ञान है जो हमें हजारों हजारों साल पूर्व प्राप्त हुआ है। जन्म के समय बता देता है कि आपको आपके बॉडी के इस पार्ट में, इस साल में, इस समय ये प्रॉब्लम होने वाली है। कोई ज्ञान दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक कहते रहें, लेकिन नोबडी कैन टेल यू, ओनली एस्ट्रोलॉजी इज द नॉलेज विच टेल्स यू ऑल दीज थिंग्स। आपको पता लग जाता है कि ये एक टेंडेंसी है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम की टेंडेंसी है। तो बहुत सिंपल उपाय है कि आप सन के लिए, क्योंकि रेमेडीज भी बताई गई एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि हमें क्या रेमेडीज करनी है, और उन्होंने बहुत सिंपल रेमेडी की इसके सन के बारे में। और एवरीबडी शुड डू इट आल्सो, एंड रादर वी यूज्ड टू डू इट आल्सो। कि मैंने कहा कि सन हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो अपने फादर की रिस्पेक्ट करिए। पहले ज़माने में हमको सिखाया जाता था कि सुबह उठकर सबसे पहले माँ बाप के पैर छूने हैं, और हम भूल गए शायद उसको। और माँ बाप के पैर छूने से हमारे सूर्य और चंद्र की अपने आप शांति हो जाया करती थी, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं। अगर सिर्फ हम अपने फादर की रिस्पेक्ट करें, होता यह है कि हम फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते आजकल, और दुनिया भर के उपाय करते हैं। बड़े बड़े पंडित लोग बताते हैं कि वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, हजारों लाखों रुपए खर्च करो, लेकिन कुछ नहीं होगा जब तक आप जो मेन जो उसका कारकत्व है फादर, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आप। दूसरा कहा कि सूर्य को नमस्कार तो करिए, सूर्य इज द गॉड फॉर यू, एंड यू आर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड ओनली बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ द सन। उसकी कुछ तो रेस्पेक्ट करिए।
कुछ तो मतलब हाथ जोड़ दीजिए, और कुछ नहीं कर सकते आप। जो है, जो सूर्य को हम जल चढ़ाने की बात करते हैं, दैट इज ओनली द रिस्पेक्ट वी हैव टू गिव टुवर्ड द सन, बिकॉज वी एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द सन। तो एक सूर्य को नमस्कार करने में आपका कुछ नहीं जाता। सूर्य आपको जिंदगी दे रहा है, और जिंदगी जो दे रहा है उसको अगर आप नमस्कार कर लेंगे तो शायद आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि आपका हार्ट हमेशा ठीक रहेगा। आपको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं बताना चाह रहा था आपको। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने प्रेम से सुन रहे हैं मुझको। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पॉसिबल हो जितना मैं आपको बताऊं ज्योतिष के बारे में। तो हम लोग ये जारी रखेंगे हर इतवार को सुबह 10 बजे। धन्यवाद।